Hello student, today we have learned class 9 chapter 11 gravitation। प्रीवियस वीडियो में ना हम लोगों ने ना मास एंड वेट के पहले का ये पूरा पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मास एंड वेट के बारे में। तो मास एंड वेट क्या होता है समझते हैं। उसके पहले कुछ कुछ टर्म है उसको समझ लेते हैं। इनर्सिया डिपेंड्स अपॉन मास। इनर्सिया जो होता है ना बच्चों, वो मास पे डिपेंड करता है। अब ये इनर्सिया क्या है? इनर्सिया सिंपल सा आप समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपने स्टेट में ना चेंज होने का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। जैसे कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है तो वो मूव नहीं होना चाहता है, और कोई मूव ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है ना, वो रुकना नहीं चाहता है। उसी को बोलते हैं इनर्सिया। ड्यू टू इनर्सिया की वजह से क्या करता है, वो अपने स्टेट में ना चेंज होने को अपोज करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। जितना किसी ऑब्जेक्ट में मटेरियल प्रेजेंट रहता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं मास। ठीक है, या सिंपल से समझिए, मास का एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। ठीक है, सपोज करिए कि ये एक पेंसिल है, इसका जो मास है ना अभी अर्थ पे 20 ग्राम है। ठीक है, और इसी पेंसिल को यदि मैं मून पर लेकर के जाऊंगा तो वहाँ पर भी उसका ये मास कितना होगा, 20 ग्राम ही होगा। इट मीन्स मास जो होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे आप इसको कहीं भी लेके चले जाए। सपोज करिए जो मेरा मास है वो कितना है, 50 किलोग्राम है। अब मैं यदि जाऊंगा मून पर ना, तो मेरा मास वहाँ पर भी क्या रहेगा, 50 केजी ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, इफ़ वी टेक 2 किलोग्राम मास ऑफ राइस टू द मून। यदि हम 2 किलोग्राम राइस को ना मून पर लेकर के जाएंगे, वी विल फाइंड डैट, हम लोग ये पाएंगे ना, द मास ऑफ राइस विल रिमेन 2 kg। जो मास है ना राइस का, वो वहाँ पर भी 2 kg है। ठीक है, मतलब कि अर्थ में यदि वो 2 kg है तो वो मून पे भी 2 kg रहेगा, और जुपिटर में भी या किसी भी कहीं पर भी क्या होगा, वो 2 kg ही रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि द ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। जो मास का जो यूनिट ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। अभी हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ लिया है, अब पढ़ते हैं वेट के बारे में। तो वेट क्या है, तो बोलोगे द फोर्स by which an object is attracted toward the earth is called the weight of an object। एक ऐसा फोर्स जिससे कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता है टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की ओर, उसी को हम लोग बोलते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और जो वेट का ऐसा यूनिट होता है ना बच्चों, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सिंपल आप ये समझिए, जो वेट है ना एक तरीका का क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, एक तरीके का फोर्स है। अब द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम एट ऑल पोजिशन ऑन अर्थ, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स ये बोलना चाह रहा है, क्या जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है क्या सभी पोजीशन पर। तो जैसे कि मास क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह, चाहे वो अर्थ पर बात कर लो या फिर आप बात कर लो किसी भी अदर प्लेनेट पर, मास सेम रहेगा। तो क्या वेट भी सेम रहता है क्या हर जगह? तो याद रखिए बच्चों, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट बी सेम, सेम नहीं रहता है एट ऑल पोजिशन, हर जगह सेम नहीं रहता है। जो वेट होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जी पे। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। इट मीन जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगा वहाँ का वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ ग्रेविटी कम होगा वहाँ पर वेट क्या होगा, कम होगा। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कि कोई पूछता है आपसे कि आपका वेट कितना है, तो आप सिंपली बोले तो कि मेरा वेट क्या है, 60 kg है। तो ये हम लोग गलत बोलते हैं, हम लोग का वो वेट 60 kg नहीं है, हम लोग का मास 60 kg है। आप लोग से कोई पूछे ना कि आपका वेट कितना है, तो आप लोग ना बोलिए ना कि मेरा मास 60 kg है। और वेट कैसे बताओगे, बता रहे हैं वेट कैसे निकालते हैं। तो वेट का एक फॉर्मूला होता है, डब्लू फॉर वेट, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। तो सपोज करिए कि यदि आपका मास 60 kg है, तो 60 kg लिखिए, और जी का वैल्यू क्या है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो है तो जीरो, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 9 जा 54, प्लस 4 58.8
एक नंबर के पहले है तो एक नंबर के पहले। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं हम लोग न्यूटन। क्या बोलते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। इट मीन्स कोई पूछे कि आपका वेट कितना है तो आप बोलोगे आपका वेट 588 न्यूटन है। यदि किसी का मास 60 kg है ना तो उसका वेट कितना होगा? 588 न्यूटन। तो याद रखिए जो वेट होता है ना वो हर जगह सेम नहीं होता है, और ना ही अर्थ पे सेम होता है और ना ही किसी और अदर प्लैनेट पे सेम होता है। ठीक है। हाँ, विल द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट ऑन द अर्थ, मून एंड सन? क्या जो वेट है ना वो कांस्टेंट मतलब सेम ही रहेगा क्या अर्थ पे, मून पे और सन पे? तो नहीं, वेट जो होगा वो क्या रहेगा? चेंजेस होता रहता है। ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रहा है? चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन है, मास ऑफ द मून, मास ऑफ मून दिया हुआ है 7 × 10⁻22 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस, और उसका रेडियस दिया हुआ है 1700 किलोमीटर। यूजिंग इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 है क्या? मैंने पहले लिख दिया है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द मून फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। तो क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? एम है, उसके लिए हम लोग को जी फाइंड करना है। जी क्या होगा? तो रख करके सॉल्व करते हैं हम लोग। तो लिखोगे ना जी इज इक्वल टू कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻−11। कैपिटल एम है 7 × 10⁻22 किलोग्राम, और रेडियस क्या है? 1700। किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1000 मीटर। देखिए यहाँ रेडियस 2 टाइम्स है ना, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 1700 मल्टीप्लाई 100 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इसको 2 बार क्यों लिखा हूँ 1000, तो क्या किलोमीटर 2 बार लिखूंगा ना, इसलिए 1000 को भी 2 बार लिखना पड़ेगा, किलोमीटर को 2 बार चेंज करेंगे तो 1000 करना पड़ेगा। तो अब इसे सॉल्व करोगे ना, तो देखिए मैं ना क्या करता हूँ, इसको सिंपली सॉल्व करता हूँ। 6.67 मल्टीप्लाई विथ 7 क्या गया है? 46.69 इंटू 10⁻, देखिए 22 में से 11 जाएगा तो क्या जाएगा? 11। ठीक है, फिर उसके बाद है 1700 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1700 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू आ जाएगा 2.89 इंटू 10⁻12। 46.69 को डिवाइड करना है किससे? 2.89 तो कितना आ जाएगा? 16.55 है तो 16 कर लीजिए इसे। ठीक है, और देखिए यहाँ 10⁻11 है, यहाँ 12 है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 12 होगा, तो माइनस 12 होगा तो यहाँ पर जाएगा 10⁻−1, और 10⁻−1 का मतलब होता है कि ये है 1.616, और जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1.616 आ गया। 1.616 जो है ना बच्चों वो किसके इक्वल है? जरा आप यहाँ देखिए 9.8 डिवाइडेड बाय 6। देखिए 1.6 जो है ना वो किसके इक्वल है? 9.8/6। यहाँ मैं 9.8 क्यों लिखा हूँ? या इसलिए लिखा हूँ ना क्योंकि आप लोग ना एक फार्मूला लर्न करिए। फार्मूला बहुत ही सिंपल है। फार्मूला देखिएगा ना, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। इट मीन्स देखिए ना मैंने यहाँ किया है ना 9.8 डिवाइड बाई 6, तो 9.8 मतलब है ना कि यहाँ पर मैंने क्या किया है? जी को ना 6 से डिवाइड किया है, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ पर है ना उसका 1/6 पार्ट कहाँ है? मून पर है। तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑन अर्थ। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट पूछा जा रहा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? 1.616 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड है कंपेयर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मून। तो मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m,
उसका हम लोग को वेट कैलकुलेट करना है अर्थ के सरफेस पर और मून के सरफेस पर। तो देखिए, तो वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जीई लिखिए, जीई मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का बात कर रहा हूँ। तो मास को तो मास m लिख देंगे, और जी क्या है यहाँ पर बच्चों 9.8, ठीक है, अर्थ का, तो ये हो जाएगा 9.8 m, ठीक है। अब हम लोग को मून पे लिखना है, तो वेट ऑन मून, तो ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो सर यहाँ पर एम की जगह ई और एम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चों मास जो होता है कभी चेंज नहीं होता है, इसीलिए मास को एम लिख रहा हूँ। तो एम मल्टीप्लाई, देखिए जी एम कितना है, जी एम है 1.616, 1.616 से लिखिए, तो 1.6, तो ये हो जाएगा 1.6 m, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर सेकंड का आंसर। थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून, जो डिस्टेंस है मतलब कि यहाँ पर जो d का वैल्यू है ना बच्चों, d इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। हाउ मच फोर्स विल दे एग्जर्ट ऑन ईच अदर, बताओ दोनों कितना फोर्स इस पर लगाएंगे। तो कितना फोर्स लगाएंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, तो बस इसी में से लगा देना है फॉर्मूला। कैपिटल जी का वैल्यू रखना है, मास ऑफ अर्थ लिखना है, मास ऑफ मून लिखना है, और दोनों के बीच का क्या लिखना है, डिस्टेंस लिखना है, उसको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी को फिर भी डाउट है ना, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11, m1 बोल लीजिए मास ऑफ अर्थ, ये देखिए मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24, तो लिखोगे 6 इंटू 10⁻24, और m2 मास ऑफ मून, मास ऑफ मून देखिए यहाँ दिया हुआ है मास ऑफ मून 7 इंटू 10⁻22 अपॉन आर क्या है डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस क्या है 3.84 10⁵, इसको देखिए स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6.67 इंटू 6 इंटू 7, देखिए 6.67 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 280.14। आप लोग इसको सेल्फ करिएगा ना, खुद से करिएगा ना। यहाँ पर देखिए 10⁻−11 24 22, तो 24 प्लस 22, इन दोनों पहले प्लस कर लिया, फिर 11 माइनस कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा 35 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 3.84 मल्टीप्लाई विथ 3.84 14.75 इंटू 10⁻10 हो जाएगा 5 और 5 10, सॉल्व करूँगा 280.14, इसको डिवाइड करूँगा 14.74 से, तो आंसर आ जाएगा 18.99। देखिए 35 है ना, इसमें से ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 25 10⁻25 न्यूटन। तो अर्थ और मून दोनों एक दूसरे पर कितना लगाएंगे, 18.99 न्यूटन का क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, 18.99 बोल लीजिए, या फिर इसको 19 इंटू 10⁻25 न्यूटन बोल लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, इसे समझने के पहले कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है, यू माइट हैव सीन अ चाइल्ड और अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ थिक रोप। आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी चाइल्ड या पर्सन को वॉक करते हुए एक थिक रोप पर, इन अ फेयर और समवेयर नियर योर हाउस, किसी मेले में या फिर आपके घर के आसपास। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू गेट अप फ्रॉम अ चेयर विदाउट बेंडिंग, क्या आप एक चेयर से आप बिना बेंड हुए उठ सकते हैं, तो नहीं, हम लोग जब चेयर से उठते हैं ना तो हल्का सा आगे तरफ क्या होते हैं, बेंड होते हैं, तब हम उठ पाते हैं चेयर से। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है, सिट कंफर्टेबली ऑन अ चेयर एज सोन इन फिगर, जैसा फिगर 6 में दिखाया गया है ना वैसे वैसे बैठना है चेयर पर। नाउ नाउ विदाउट बेंडिंग योर लेग्स, और बिना अपने लेग्स को बेंड किए
ट्राई टू गेट अप फ्रॉम द चेयर, चेयर से क्या करना है हम लोग को, उठना है। तो क्या हम लोग उठ पाते हैं क्या, तो हम लोग उठ नहीं पाते हैं बिना लेग को बेंड किए, ठीक है। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप ऐसा कर पाते हैं, तो नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इफ़ नॉट देन वाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। उसके पहले एक और एग्जाम्पल देखिए, ट्राई टू बैलेंस अ लॉन्ग बैम्बू स्टिक ऑन योर पाम, एक लॉन्ग बैम्बू स्टिक को क्या करना है, हमें अपने पाम पे बैलेंस करना है। तो लॉन्ग बैम्बू स्टिक की जगह हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग इस पेंसिल को क्या बैलेंस कर पाएंगे क्या इस पोजीशन से, तो नहीं। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेंसिल को ऐसा मिडिल में रखना पड़ेगा जिससे क्या हो जाए, ये बैलेंस हो जाए। देखिए तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया तो ये जिस पॉइंट पर ये बैलेंस हुआ है ना, जिस पॉइंट पर, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट मीन्स कि ये इस पॉइंट के अबाउट क्या है, ये बैलेंस है, ठीक है ना। तो इन विच सिचुएशन इज दिस पॉसिबल, तो जब आप क्या करोगे, जब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे आप रखोगे ना अपने हाथ को, मतलब इस फिंगर को, तभी क्या हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका यहाँ बीचों बीच में है, मिडिल में है। यदि मैं इसको यहाँ रखूँगा तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, यदि मैं इसको यहाँ पर रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। हेयर वी विल इंट्रोड्यूस यू द कॉन्सेप्ट, हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, तो बोलोगे द एवरेज और बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब कि एवरेज या फिर बैलेंस्ड पोजीशन ऑफ वेट, मतलब वेट का ना, टोटल वेट का एक एवरेज, टोटल वेट का एक एवरेज इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या फिर द पॉइंट वेयर द टोटल वेट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर ना टोटल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अपीयर टू बी कंसंट्रेटेड, वो वहाँ पर रहता है। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर टोटल वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का रहेगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आ गया, ठीक है। समझने का कोशिश करते हैं हम लोग एक्टिविटी को एक। इसमें ना एक्टिविटी ना 7 लिखा हुआ था, एक्चुअली में 6 एक्टिविटी है, थोड़ा सीरियल नंबर में गलती किया हुआ था। टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो देखिए मैंने अभी एक इस पेंसिल का एग्जांपल लेकर के बताया है, सेम वही बताया गया है यहाँ पर एक्टिविटी। यहाँ पर समझने वाला क्या है, यहाँ पर सब वही लिखा हुआ है जो बताया हूँ अभी। द स्मॉल एरो सो इन द फिगर, जो ये स्मॉल एरो है ना, सो इन द फिगर रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज कैसा वर्क करता है, टुवर्ड द अर्थ, अर्थ की ओर एक्ट करता है, एक्टिंग ऑन द स्केल। द सम ऑफ दोज the sum of all those forces is equivalent to the resultant force at the center of gravity। जो ये सारा जो स्मॉल फोर्सेस है ना, उसका सम क्या है, ये है रिजल्टेंट फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क कर रहा है। द कंप्लीट वेट ऑफ द स्केल इज कंसनट्रेटेड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये जो सारा वेट है ना उसका, वो उसको यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पर होगा। दस अ सिंगल फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, और एक सिंगल फोर्स मैंने ऐसे लगाया ना ऊपर के, देखो ना इस पेंसिल का ना सारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर वर्क कर रहा है, और एक इसका रिजल्टेंट यहाँ पर वर्क कर रहा है। और मैंने जैसे ही यहाँ पर मैं लगाऊंगा ना इस फोर्स को, मतलब यहाँ पर फिंगर को रखूँगा, तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बैलेंस आउट द मीटर स्केल, तो पूरा वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ रोप। एक जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय जो एक्टिविटी के जस्ट पहले था ना, वही बताया गया है कि जो पर्सन वॉक करता है ना रोप पर, इज राइट इन हिज सेंटर बाय टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग वुडन स्टिक। वो ना लॉन्ग वुडन स्टिक लेकर क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है। टू शिफ्ट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टूवर्ड हिज नी और लेग, मतलब कि जब वो खड़ा है रोप पर, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, उसके समवेयर उसके स्टमक के पास में है, ठीक है ना। और जब वो लॉन्ग स्टिक लेता है ना, तो अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो कहाँ करने की कोशिश करता है, डाउनवर्ड टूवर्ड हिज नी और लेग के पास, टूवर्ड हिज नी और लेग के पास, सो डैट ही कैन ईजिली वॉक ऑन द रोप, जिससे क्या हो सके, वो ईजिली वॉक कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में ना क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन है टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग। एक रिंग होता है, एक रिंग है ना, ऐसा करके एक रिंग है, उसका क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रिंग। एक रिंग का ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, तो रिंग को आप कैसे बैलेंस करोगे, तो रिंग को आप बैलेंस करोगे
एट द सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब कि रिंग का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ होता है? एट द सेंटर, रिंग के सेंटर में होता है। नेक्स्ट है कैन अ बॉडी हैव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड इट? क्या किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड में होता है क्या? तो यस, अभी तो हम देखे कि जो रिंग होता है, यस, रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? आउटसाइड में होता है। तो पूरा रिंग ऐसा होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? बीच में होता है, सेंटर पे होता है। तो आप बोल सकते हो यस, रिंग का होता है, या फिर पाइप समझ लीजिए, पाइप, पाइप का होता है, और फिर बोल लीजिए हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर एटसेट्रा। तो ये सभी, इन चीज सबका क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आउटसाइड होता है। ठीक है। कैन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी समवेयर वेयर देयर इज नो मास? क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहाँ हो सकता है जहाँ पर कोई मास ना हो, जहाँ पर कोई मटेरियल प्रेजेंट ना हो? तो यस, रिंग का ही एग्जांपल लीजिए। रिंग ऐसा सर्कुलर होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ? मास पे ना होकर के बीच बीच में होता है। तो बोल सकते हो यस, एग्जाम्पल फिर से रिंग हो जाएगा। ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेबिलिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। देखिए स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी, इट इज़ एसेंशियल टू नो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए, जैसे कि ये पेंसिल ही है ना, पेंसिल कह दी, मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता चलेगा ना, तो मैं इसको स्टेबल कर ही नहीं पाऊंगा कभी। ये स्टेबल मतलब होता है इसको एक जगह पॉइंट पे रोक लेना, स्टेबल कर ही नहीं पाऊंगा। तो मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होना क्या है? बहुत ही ज़रूरी है कि यदि मुझे क्या करना है, स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो ड्रॉ अ लाइन वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ना एक लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं। तो सपोज करिए कि इस फिगर का ना, इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज करिए यहाँ पर है, तो एक लाइन डाउनवर्ड ऐसा ड्रॉ करते हैं। इसका सपोज करिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, इसका लाइन डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ ए वर्टिकल डाउनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट हैविंग एनी शेप। ये किसी भी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी शेप का है। इफ़ द लाइन लाइज, यदि जो ये लाइन है ना वो लाई करता है विद इन द बेस, बेस के अंदर ही, देन द ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेबल। तो ये क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? ये स्टेबल रहेगा। स्टेबल मतलब कि ये स्टैंड, स्टैंड करेगा। ये क्या करेगा? ये स्टैंड करेगा, ये रुका हुआ रहेगा। ठीक है। ये भी क्या, देखिए बेस के अंदर ही है, तो ये भी क्या करेगा? ये स्टैंड करेगा। ठीक है। और अब देखिए इस फिगर को, ये जो फिगर है ना, ये फिगर क्या है? इसका जो ये लाइन ड्रॉ हुआ है, ये बेस के अंदर नहीं है, तो ये क्या कर जाएगा? ये फॉल कर जाएगा, ये गिर जाएगा, फॉल्स कर जाएगा ये। बट इफ़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज आउटसाइड द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए क्या है? बेस ऑफ द से आउटसाइड है, देन द ऑब्जेक्ट विल बी अनस्टेबल। तो क्या है? ये अनस्टेबल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा जो समझाने की कोशिश की है मैंने। एक्टिविटी 9 है, जिसका नाम है, वैसे तो ये एक्टिविटी 8 है। देखते हैं चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स इफेक्ट। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? चेंज भी होता है, और उसका क्या क्या इफेक्ट है। तो पहला है यहाँ पर कि वेयर इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट। तो जब आप एक स्ट्रेट खड़े हैं, सीधे खड़े हैं ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? तो मैंने बताया था ना वो एक रोप वाले में, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो स्टमक के अराउंड होता है। तो आप बोलोगे समवेयर, समवेयर नियर टू योर स्टमक। ठीक है, समवेयर नियर टू योर स्टमक। ट्राई टचिंग योर टो, आप अपने टो को टच करिए। ट्राई डूइंग द सेम वाइल स्टैंडिंग क्लोज टू अ वॉल। अब क्या है? आप वॉल के पास में खड़े हैं, मतलब वॉल से आप लग करके खड़े हैं ना, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा अबव योर फीट, आपके पैरों के पास, मतलब कि फीट के पास होगा। ठीक है ना, जब आप क्या कर रहे हो ऐसे करके
टच करके खड़े हो तो इन द पोजीशन सो इन फिगर 9b यू आर एबल टू टच योर टो, क्या आप अपने टच को टो कर पा रहे हो क्या? तो आप अपने टच को आप अपने टो को टच नहीं कर पाओगे। इफ़ नॉट देन वाई, क्यों? क्योंकि जब आप टो को टच करने जाओगे ना तो जो सेंटर ऑफ आपका मास है, सेंटर जो ग्रेविटी है ना, क्या होगा, वो शिफ्ट हो जाता है। मतलब कि जब आप ऐसे हो तो आपका सेंटर ग्रेविटी यहाँ पर है, फिट के पास है, तो आप क्या करते हो, उसको टच कर ले रहे हो जब आप वॉल से खड़े नहीं हो। ऐसे ही सिंपल खड़े थे, सिंपल एक स्ट्रेट, और आपने क्या किया, शिफ्ट कर लिया। देखिए यहाँ हल्का सा आप ये पीछे बैंड हो जाते हो, लेकिन जब आप वॉल पे खड़े हो ना तो आप टच करने की कोशिश करोगे अपने टो को, तो आप टच नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सेंटर ग्रेविटी क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। तो क्या आप इसको टच कर पाओगे? तो बोलोगे नो। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका आंसर, बिकॉज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव्स फॉरवर्ड एंड अवे फ्रॉम योर फीट। आप टो को टच नहीं कर पाओगे बिकॉज जो सेंटर ऑफ मास है ना, आपका जो बॉडी मास है ना, वो मूव हो जाएगा फॉरवर्ड, हल्का आगे हो जाएगा, एंड अवे फ्रॉम योर फीट, और आपके फीट से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, इसलिए आप उसको टच नहीं कर पाओगे। ठीक है, थिंक, आप पढ़ते थिंक, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्फेयर। तो स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? तो उसके सेंटर पे होता है। स्फेयर मतलब एक बॉल, एक बॉल का सेंटर ग्रेविटी कहाँ होता है? उसके सेंटर पे होता है। तो बोलोगे एट द सेंटर, एट द सेंटर। एंड अ ट्राइंगुलर टेबल, और एक ट्राइंगुलर टेबल है, ऐसा एक टेबल है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके वर्टेक्स से, या इसकी मीडियन को ड्रॉ करिए, फिर यहाँ से एक और मीडियन, और फिर इसके वर्टेक्स से एक और ऐसे मीडियन। तो इसको बोलते हैं, इस इंटरसेक्शन को बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन बोल सकते हैं या फिर सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। कैन अ बॉडी हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या किसी बॉडी का मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है? तो सपोज करें आप इसी पेंसिल का एग्जांपल लीजिए, तो इस पेंसिल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? यहाँ पर है, बीचों बीच में है। तो यदि मैं इसको यहाँ पर करूँगा, ऐसे रखूँगा फिंगर, तो क्या बैलेंस हो पाएगा? यहाँ 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 कहीं नहीं हो पाएगा, ये केवल एक ही पॉइंट पे होगा, एक ही पॉइंट होता है। तो बोलोगे कैन नॉट बी मोर देन वन, कैन नॉट बी मोर देन वन। वाई डज द लीनिंग टावर ऑफ पीसा नॉट फॉल, जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है ना, वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, मतलब वो ऐसे ऐसे बैंड है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वो क्यों नहीं फॉल होता है? बिकॉज द लाइन लाइज विद इन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज द लाइन लाइज विद इन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। या फिर सिंपल सा आप ये बोल सकते हो, द वर्टिकल लाइन, द vertical line through passing through through the center of gravity of the tower falls within the base, within the नहीं, within इट्स बेस, उसके बेस से में ही क्या होता है, फॉल होता है, इसलिए वो क्या होता है, गिरता नहीं है, नॉट फॉल होता है। वाई डू यू बैंड फॉरवर्ड व्हेन यू लिफ्ट अ हैवी लोड ऑन योर बैक, आप फॉरवर्ड क्यों हो जाते हो जब आप क्या करते हो, एक हैवी लोड को अपने ऊपर ले लेते, आप अपने बैक पर लेते हो। तो बोलोगे बिकॉज वी हैव टू मेंटेन our center of mass while carrying a heavy load। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा जो पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।